प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे चैप्टर के साथ, जहां मैं पिछले कार्यक्रम में आपको इस कुंडली का लग्न चार्ट का अध्ययन किया था। आज इनकी कुंडली का लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एक बात और है, मुझे लगता है कि ये जो लग्न कुंडली होती है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नवांश कुंडली होती है। इसलिए हमें इनका अध्ययन और इसके अध्ययन को कभी भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आइए आपको यहीं से अब यात्रा पे लेके आता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और बता दूं इस चार्ट का अध्ययन कर रखा था, जहां मैंने गुरु चंद्रमा को कमजोर बताया था यहाँ पे युति में, जो कई प्रकार से व्यक्ति के और जातक को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। शुक्र और सूर्य के बारे में मैंने कल चर्चा करी थी कि ये सामान्यतया शुभदायी भी होंगे और शुक्र जो है वो सूर्य के अशुभ परिणामों को कई बार वृद्धि भी देंगे और लग्न का और व्यक्तित्व का विकास भी करेंगे। आप जब यहाँ पे देखते हो, ये नवांश चार्ट है और ये दशमांश कुंडली है। लग्न कुंडली यहाँ पे कर्क लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के बैठे हैं। यहाँ पे वो लग्नेश चंद्रमा जो हैं वो मकर राशि के केतु के साथ बैठे हैं, जिस पे राहु की दृष्टि है और बाकी इस पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। यानी कि यहाँ पे लग्न के अधिपति नीच के होकर के बैठे थे, जिनका नीच भंग मंगल ने किया था, क्योंकि वो उच्च के थे और स्थिति भी उनकी अच्छी थी। यहाँ पे मैंने ये सारी चर्चाएं कल कर रखी थी, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बात कही कि शुक्र एकमात्र ग्रह यहाँ जो है वो चतुर्थ के और भाग्य के, चतुर्थ के और लाभ के अधिपति होते हैं। और यहाँ पे वो शुक्र चतुर्थ के अधिपति होकर के दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ स्थान को देख रहे थे। इससे व्यक्ति को विवाह के बाद संपूर्ण प्रकार के सुख और मानसिक शांति और दाम्पत्य को अच्छा रखने वाला बनाया जा सकता है या बन रहा है। कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र एक साथ दोनों के केंद्र में बैठे हैं और गुरु और चंद्रमा के षडाष्टक में जाने के कारण कई बार व्यक्ति को ऋण में, धन में संबंधित, ऋण से और धन से संबंधित समस्या भी कई बार जीवन में आते हुए देखी जा सकती है। ऐसा हो सकता है। बुध की दशा में व्यक्ति को जो है वो कई बार कष्टदायक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ बैठे हैं नवांश कुंडली में, जो दशम स्थान के अधिपति होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। इस वजह से बुध की दशा में व्यक्ति का नुकसान हो। कई बार यहाँ पे चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को भी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे वो त्रिकोण में बैठे थे पर नुकसानदायक हो रहे थे नीचे के होने के कारण। और कई बार ये बातें इस बात पे भी निर्भर करती हैं कि लग्न कैसा है, लग्न की स्थिति कैसी है, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कितनी अच्छी बन रही है। तो यहाँ तो वो त्रिकोण में बैठे हैं पर यहाँ वो 12 में जा रहे हैं। इस वजह से भी कई बार आय असंतुलन में होती हैं चीजें। यहाँ विदेश भाव के जो अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में धन भाव में आकर के बैठ रहे हैं अपने परम शत्रु सूर्य के साथ, जो कि जन्म कुंडली के सप्तम के अधिपति होकर के व्यक्ति के आय को कई बार अनियंत्रित करते हैं। चंद्रमा की दशा और बुध की दशा व्यक्ति को परेशान कर सकती है। और एक बात और अगर मैं समझूं इस चीज को और भी निकटता से, तो अभी व्यक्ति के ऊपर से चंद्रमा की दशा चल भी रही है। इस वजह से ये व्यक्ति अभी परेशान भी रहेगा। और अगर कुछ अच्छाई होते देख रहा हूं तो मैं इस कुंडली में चंद्रमा में जब शुक्र आएंगे या चंद्रमा में जब चंद्रमा के बाद जब सूर्य की स्थिति आएगी तो कुछ अच्छी स्थिति बनेगी। और बेसिकली अगर और भी निकट से आकर के देखता हूं तो मंगल की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी सिद्ध हो सकती है। मैंने कल भी बात बताई थी, थोड़े बहुत कमजोर परिणाम को देने के बाद वो कुछ अच्छे भी होंगे। लेकिन हमारी चर्चा इस बात पे है कि बुध की दशा में व्यक्ति का व्यापार नुकसान में जा सकता है, आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है, कष्ट की स्थिति बढ़ती है और हमें उस समय किसी अच्छे ग्रह के इंतजार की स्थिति में जाना चाहिए। जैसे अगर मैं इस कुंडली को देखूं तो बुध के बाद जन्म कुंडली में 2023 के मार्च से केतु आएंगे। चंद्रमा और केतु का संबंध, चंद्रमा और केतु यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वहाँ पे पंचम नवम के संबंध में है। केतु के पास शुभदायी और शुभद लक्षण देखने के लिए मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। वैसे वो इस कुंडली के लिए अशुभ होंगे, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए अगर लग्न में बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में, जिसका अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठा है। हालांकि नक्षत्र के अधिपति अगर उसके साथ बैठे हैं और उस नक्षत्र का अधिपति नवांश कुंडली में जा करके अष्टम भाव का अधिपति हो करके और बैठा हुआ है कहाँ, सप्तम में। इस वजह से कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से, दाम्पत्य में
और कई बार रोग और गंभीर रोग, पत्नी को भी कई बार गंभीर बीमारी या कई बार लंबी चलने वाली बीमारी से भी स्थिति बनती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शनि और मंगल का संयोग यहाँ पे अष्टम भाव में देखा जा रहा है। शनि भी जो है वो जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो कई बार गंभीर बीमारी में फंस जाता है, या पत्नी को कई बार लंबी चलने वाली बीमारी या छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। गुरु और बुध जन्म कुंडली में देख रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को नशों से संबंधित समस्या होती है, मैंने ये बात कही थी। और यहाँ गुरु लग्न को देख रहे हैं तो पत्नी जो है वो विदुषी मिलती है, पढ़ी लिखी, समझदार और बुद्धिमान, तार्किक और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली, और वो कई बार बहुत ज़्यादा तीव्र सोचने वाली भी मिल जाती है। बुध और गुरु के एक साथ बैठने के कारण और नवांश कुंडली में सूर्य जो बन रहे हैं वो जन्म कुंडली में बन रहे हैं सप्तम के अधिपति, गौर करिए, सप्तम के अधिपति, और जा करके बैठे हैं मीन राशि में। इस वजह से व्यक्ति को लीवर और जिगर से संबंधित समस्या भी बनती है। वहां पे सूर्य रेवती नक्षत्र के बैठे हैं, जो व्यक्ति की पत्नी को, दाम्पत्य को एक सुदृढ़ स्थिति में ले जाकर के स्थापित करने का कारण बन रहे हैं। सप्तम के अधिपति अगर द्वितीय भाव में बैठे हों तो अपने भाव से षडाष्टक में जाने के कारण, लेकिन लग्नेश के साथ बैठने के कारण व्यक्ति की पत्नी का व्यक्तित्व व्यक्ति से मिलता जुलता सा रहता है और वो निसंदेह उसके साथ हमेशा ही एक पॉइंट पे खड़ी रहती है। सूर्य और शनि का क्लैश होता है, इस वजह से कई बार वैचारिक मतभेद आसानी से बन जाता है, परंतु धन को सही दिशा देने के लिए दोनों ही पति पत्नी सामान्य रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दोनों में साहचर्य की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि लग्न और सप्तम जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो सामने वाले का प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिल्कुल उसी के जैसा बन जाता है। ये बात भी देखने को मिल रही है। उसके बाद आप जरा गौर करो तो शुक्र की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के और उनकी दूसरी राशि बन रही है सुख भाव में। यहाँ पे नवांश कुंडली में चंद्रमा मकर के बैठे, सूर्य जो बैठे हैं वो मिथुन के बैठे हैं और यहाँ वो मीन के बैठे हैं। यहाँ से ज्यादा स्थिति उनकी अच्छी यहाँ हो रही है, लेकिन चूंकि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए वो सप्तमेश होकर के मारक हो जा रहे हैं और द्वितीय भाव में बैठ करके अपनी प्रबलता को और भी ज्यादा वृद्धि दे रहे हैं, यहाँ भी वो मारक ही दिख रहे थे। इस वजह से व्यक्ति को सूर्य की दशा में अपने स्वास्थ्य का, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का और कई बार सूर्य की दशा में अपने मेंटल प्रेशर को कम करने का इजाद करना चाहिए, जिसके लिए उसको सूर्य की आराधना आवश्यक है। दूसरे तौर पे अगर मैं और भी कई चीजें अगर बताना चाहूं तो इसमें और भी बात कहूंगा कि व्यक्ति कई बार जो होता है वो अक्खर बुद्धि का होता है, उसकी अपनी परेशानी के कारण कई बार वो दुश्मन खड़े कर ले, वो कई बार जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाता है, कई बार बेवजह का उटपटांग हरकत करके अपने ही स्वभाव को गलत और दूसरे के सामने निंदनीय या निंदा का पात्र बन जाए। तो इन सब चीजों पे भी काम करने की आवश्यकता है। अब ये चीजें परमानेंट बनी रहती हैं, इसको आप सुधार नहीं सकते। और दूसरी बात है कि दरअसल सूर्य और शनि जो होते हैं, वो शनि है वो धुआं है, काला धुआं, और सूर्य जो है वो तेज है। तो जब इन दोनों का मेल जन्म कुंडली के स्वभाव के भाव में होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे एक वैमनस्व का भाव भी दिखेगा। तो तात्पर्य यह है कहने का कि हमारी कुंडली में जो युति बन रही है वो कौन कौन से भाव के अधिपति की बन रही है। आप जरा गौर करो तो वो शनि जो नवांश कुंडली के लग्न के अधिपति होते हैं वो 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं, और इस कुंडली में भी वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, जिनका प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न को और उसका दंश लग्न को झेलना पड़ रहा है। और वही स्थिति यहाँ पे भी जन्म कुंडली में बन रही है। वो लग्नेश होने के साथ साथ व्ययेश भी होते हैं, जो सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठ करके व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम को कहीं ना कहीं तोड़ने मोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि जन्म कुंडली में गौर करो, यहां राहु मंगल का आग लगा, यहां के अधिपति शनि लाभ में बैठे तो हैं, पर गौर करना उस पे ऋणेश की दृष्टि है। तो प्रत्येक दिन के इनकम के भाव के अधिपति के ऊपर अगर ऋण के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो निस्संदेह वो प्रत्येक दिन के आय को ऋण में डालेगा, परेशानी, ऑब्स्टिकल वो तो रहेंगी ही रहेंगी। तो बात जो समझने वाली है वो यहां पे भी देखो, गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि अष्टम का अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहा है नवांश कुंडली में, और यहां पे मंगल देख रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति हैं। व्यक्ति पूरा ढाढ़स और पूरा बल लगाएगा आगे बढ़ने के लिए, परंतु चूंकि एक ऐसी दशा आएगी जैसे बुध की दशा में व्यक्ति का चक्का जाम हो जाए, क्योंकि दशम भाव के अधिपति होते हैं यहाँ पे बुध जो होते हैं, मंगल जो दशम स्थान के अधिपति होकर के और बुध की राशि में बैठे हैं।
और यहाँ का अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में लग्न को देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य पे खर्च ज्यादा हो, कई बार व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो, व्यक्ति नया नया प्लान खाली दिमाग में बनाए पर वो एग्जीक्यूट ना कर पाए। कई बार उसको वो जो चीज पेपर पे काम करती हैं वो कई बार रियल में काम नहीं कर पाती हैं। कई बार व्यक्ति का आत्मबल इतना ज्यादा कमजोर हो जाए, साहस उसका कमजोर हो जाए, मेंटल एबिलिटी कमजोर हो जाए, या फिर व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की जो स्थिति होती है वो कमजोर हो जाती है। तो ऐसी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां व्यक्ति को थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा निर्णय जल्दी जल्दी में नहीं लेना चाहिए। कर्म भाव का अधिपति अगर दशम में बैठा है तो थोड़ा तो परेशान करेगा ना। आप क्या सोचते हो, जीवन हमेशा एक जैसा रहे? ये सोचने से पहले 2 थप्पड़ लगा लो अपने आप को, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। और एक बात बड़ी गंभीर है, बताता हूं। इंसान की ये बात बड़ी अजीब है कि वो हमेशा एक जैसा जीना चाहता है, जबकि वो ये जानता है कि ऐसा संभव नहीं है। तो फिर सोचना क्या? आप अपनी कुंडली में दशम स्थान को देखिए। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल बनते हैं, जो यहाँ के पंचम के अधिपति हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लग्न कुंडली का जो यश भाव है वो दशमांश कुंडली का लग्नेश बना। और ये अच्छी बात है, क्योंकि त्रिकोण भाव के अधिपति ने ही यहाँ पे लग्न का कार्यभार संभाला है, खुद को लग्नेश बनाया। और यहाँ के अधिपति होकर के मंगल जाकर के अष्टम में बैठे हैं। गौर करो, तो मंगल यहाँ पे उच्च के, यहाँ दशमांश कुंडली में अष्टम भाव में, विचारों के भाव में और कम्युनिकेशन के भाव में बैठे हैं। गौर करना, 3 नंबर की राशि बुध जो होता है वो संचार का कारक होता है। तो व्यक्ति को अभी जो है वो किस पे काम करना चाहिए? अपनी पहुंच बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। अपने संचार को बढ़ा दो, अपनी भुजाओं को फैला लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने का और मार्केटिंग वाले क्षेत्र पे ज्यादा फोकस कर दो। दूर तक जो काम आपका बनाए, लंबी सोच विकसित कर सकते हो तो कर लो। अपने इतने साल के जीवन के अनुभव को इस चीज, वक्त क्या होता है, जैसे अगर आपके पास अवस्था है, अब 1971 के आप हो, तो 1971 से लेकर के इतने वसंत अगर आपने देखे हैं, तो ये बुध की दशा में भी अगर आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने कुंडली से कुछ सीखा भी नहीं और फलादेश भी गलत। क्यों? क्योंकि कुंडली तो यही कहती है ना कि आप, अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि कुंडली में अगर सप्तम भाव खराब बन रहा है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का विवाह टूट और कमजोर सकता है। कुंडली ने यह बात बता दी कि बाबू रे, तुम्हारी कुंडली में सप्तम भाव खराब है, मतलब तुम बच के रहना। पर इसका मतलब है कि जब अगर सप्तम भाव के अधिपति एक्टिव हुए, या कोई ऐसा भाव एक्टिव हुआ, या कोई ऐसा ग्रह एक्टिव हुआ जो सप्तम भाव से संबंध बना रहा है, और जब हमारे दाम्पत्य में कमजोरी की स्थिति बनती दिख रही है, तो क्या हम तोड़ने पर मतलब हाँ कर देंगे? इसका मतलब है कि कुंडली गलत साबित हो रही है। क्योंकि कुंडली और ज्योतिष का काम क्या है? दिखाना कि हाँ तुम तैयार हो जाओ, ऐसी स्थितियां बन सकती है, उससे निपट जाओ। है कि नहीं बात? तो वस्तुतः बात तो यही है कि आपको ये ग्रह, वस्तुतः आपने और निकट से समझो, मेरे निकट आकर के बैठो। यहां देखो, ये बुध की राशि यहां बनी है अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? खोजबीन और रिसर्च का भाव होता है। 3 नंबर की राशि क्या कहलाती है? 3 नंबर की राशि भुजाओं की राशि होती है। लग्न कुंडली में यहां 3 नंबर लिखा गया, यह कम्युनिकेशन का क्षेत्र होता है, संचार का क्षेत्र बुध प्रदर्शित करता है। और वही दशमांश कुंडली के अष्टम स्थान में बनी है। मतलब व्यक्ति कर्म को लेकर के अगर राजनीति बनाए, राजनीति करे, रणनीति बनाए, तो वो असफल नहीं होगा। वस्तुतः समस्या यहां है कि व्यक्ति अपने वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं रहा है। तो दिमाग बनाओ, लोगों को जोड़ो, क्रिएटिव टीम तैयार करो। इस पे काम कर सकते हो तो कर लो, ये बुध की दशा भी अच्छी चली जाएगी। काम तो करना नहीं है, पर वस्तुतः 2-3 बातें और भी हैं कि आप हो किस दिमाग के, पूर्णतया तामसिक, पूर्णतया राजसिक, या पूर्णतया सात्विक। अगर सात्विक हो तो किसी की भी आवश्यकता ही नहीं है। आप चुपचाप अपने रेल से बढ़ते रहो, अपनी पटरी पकड़ के चलते रहो, आपको किसी ज्योतिषी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर राजसिक हुए तो निसंदेह उसमें ज्योतिषी आपकी मदद कर सकता है। पर अगर पूर्णतया तामसिक हो तो निसंदेह आपको कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। ये बात हमेशा याद करने वाली है। तो अगर इस कुंडली को अगर संभालना होगा तो निसंदेह अभी चंद्रमा की दशा है, तो हमें दशा के अधिपति चंद्रमा और दशा के अधिपति के अंदर में जो महादशा के बाद अंतरदशा के जो अधिपति हैं वो बुध हैं। और चंद्रमा और बुध का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। चंद्रमा इस कुंडली के लग्नेश और बुध इस कुंडली के व्ययेश और इस कुंडली के सबसे खराब प्लैनेट। इस वजह से कि महादशा के अधिपति अगर ड्राइवर हैं,
वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, स्टेयरिंग उनके हाथ में है, तो उनको वही गाड़ी रोकनी होगी जहां कंडक्टर कहेगा। और कंडक्टर को तो बात है, वो तो उसके पास अधिकार है, वो तो कह सकता है हाँ 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 गाड़ी रोको, गाड़ी धीरे करो, तो रोकना पड़ेगा। तो वस्तुतः हमें बात यह भी समझनी है कि आपकी कुंडली में जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो चंद्रमा को आप मान रहे हो, वस्तुतः वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके अंतर में ग्रह परिणाम कर रहे हैं, बुध जो हैं, वो आपकी कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। तो हमें आराधना शिव जी के साथ साथ गणेश जी की भी करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जब भी करना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। वस्तुतः दशमांश कुंडली में दशम स्थान में और चौथे स्थान में देखो, ये बड़ा अच्छा एक संबंध बना गुरु और चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के भाग्य भाव में हुआ है और गुरु की उच्च राशि का निर्माण भी जो है वो जन्म कुंडली के भाग्य भाव में हुआ है। चंद्रमा के राशि का निर्माण हुआ है, क्षमा करें, चंद्रमा की राशि का निर्माण जन्म कुंडली में भाग्य भाव में हुआ है और वहां से वो जन्म कुंडली में गौर करके देखिए, वो 11 नंबर की राशि में बैठे हैं। कर्म को लेकर के व्यक्ति की कुंडली में मन जो है वो सुख है, सुख भोग सकता है, व्यक्ति के कर्म का सुख है, ये कुंडली कह रही है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा स्वयं बैठे हैं, जो कौन है, भाग्य के अधिपति। तो भाग्य के अधिपति अगर सुख में बैठ रहे हैं तो निस्संदेह व्यक्ति को उस काम से सुख मिलेगा, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट की बात करता हूं, क्योंकि उस पे गुरु की दृष्टि है, जो कि धन भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के चौथे स्थान के भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हैं, चंद्रमा को। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने कर्म के बल पे आगे बढ़े, खूब मेहनत करे, तरक्की करे, यात्रा करता रहे, बेफिक्री से जीवन के जमाने के समय पे खूब काम करता है, गधे की तरह काम करता है। पर वस्तुतः अगर इस दशा को काटना है तो निस्संदेह 2023 का तीसरा महीना। और एक बात और भी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का जो पल होगा वो भी ठीक होगा। अगर हम गणेश जी की पूजा कर लें तो हमें यहाँ से भी आसानी से समाधान निकल जाए। और वस्तुतः अभी आप कुछ भी कर लो तो थोड़ा बहुत परेशान होना अभी लाजिमी है, क्योंकि यहाँ पे भी पंचम के अधिपति होकर के और अष्टम के अधिपति होकर के ही वो लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। और होरा कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो वो जो ग्रह है वो सामान्य ही जा रहा है। तो इस आधार पर मैं तो यही बात कहूँगा कि नहीं, व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए अभी। और बुध जो है वो अवस्था में भी वृद्ध हैं, तो आप इस ग्रह से कोई विशेष अपेक्षा नहीं कर सकते। बुध जो है वो नक्षत्र में पुष्य के बैठे, जिसका अधिपति शनि जो है वो अष्टमेश है और लाभ में बैठा है। तो व्यक्ति को थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, टीम तैयार करनी चाहिए, कुछ पेपर वर्क कर लेना चाहिए, रिवाइव कर लेना चाहिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ढीले होकर के काम करिए। और थोड़ा बचपना भी कर सकते हैं इस दशा काल में, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में वृद्ध होकर के बैठा है। तो अनुभव का इस्तेमाल करो, आप अपने अनुभव को कागज़ पे तैयार करिए, देखिए कि आपने गलती कहाँ करी थी। उन अनुभवों से कुछ नया सीखने के, कुछ नई चीज़ें तैयार करने की बात है तो आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में 2023 तक आप कर सकते हो। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पे आपने गलती करी थी और जो चीज़ें छूट गई हैं, आप उसको उठा करके फिर से वापस ला करके उस पर काम कर सकते हो। और रिस्क नहीं ले सकते अभी, बिल्कुल भी। लेना देना अगर हो सके तो, बहुत ज़्यादा हो सके तो बंद ही कर देना चाहिए। आपकी कुंडली में पंचम भाव ठीक बन रहा है और कमज़ोर भी बन रहा है, नवां भाव, एकादशवां भाव भी ठीक बन रहा है। और कुछ प्राप्त होने का जो भाव होता है वो एकादशवां भाव है, यहाँ का अधिपति व्यय में बैठा है ना, इस वजह से वो प्राप्त होते काम बिगाड़ने का ऐसा प्रभाव दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे भी प्राप्त होने का भाव है, कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, यहाँ के अधिपति भी व्यय में बैठे हैं। तो दरअसल प्राप्य भाव जो जन्म कुंडली का द्वितीय और एकादशवां होता है, वो दोनों व्यय में जाकर के सिमट करके बैठे हैं। और वस्तुतः वो दोनों बहुत अच्छे मित्र होते भी नहीं है। सूर्य तो वैसे भी शुक्र को देख करके भाव और आंखें तिरछी कर लेता है, तो इस वजह से भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो हमें जो है वो भगवान सूर्य की आराधना, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप, सरस्वती के मंत्रों का जप तो नहीं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कहूँगा, और गणेश जी की आराधना, ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। या आपकी कुंडली है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्तुतः आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे अगर ग्रह स्थिति को आप देखते हो तो यहाँ पे दशम स्थान के अधिपति, यहाँ मंगल जन्म कुंडली में यहाँ भी अच्छे बैठे थे, यहाँ भी वो जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति होकर के सोचवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोच लो, चिंतन कर लो। यहाँ पे भी वो लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है
लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे थे, और यहाँ पे बुध जो है वो जन्म कुंडली में सूर्य जो बनते हैं वो दशम स्थान के अधिपति होकर के परिवर्तन कर रहे हैं गुरु के साथ। ये व्यक्ति के आत्मीय बल को और व्यक्ति के नैतिक तत्वों से जिम्मेदार बनाने का काम भी कर रहे हैं। व्यक्ति किसी को ठगना नहीं चाहता है, अपने बल पे अपने हिसाब से काम करना चाहता है, ये भी बात है। और दूसरी बात है कि व्यक्ति व्यवसायिक है, तो कई बार वो बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय कर भी नहीं पाता है और कई बार वो बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेता है। चूंकि अभी दशा चंद्रमा की है तो ढूल-मूल थोड़ा सा रहेगा। एक बात और कहूंगा कि आपने अपनी कुंडली में, दशमांश कुंडली में गौर से देखो तो मंगल लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। इसका सीधा सा प्रभाव ये है कि हो सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में जब किसी अच्छे भाव के अधिपति की दशा ना चले, क्योंकि आप गौर करो तो चंद्रमा की दशा चल रही है जो लग्नेश है, लग्नेश ठीक बैठे नीच के, उनका नीच भंग हुआ है, पर बुध जो है वो अंतर में चल रहे हैं जो कि इस कुंडली के सबसे खराब प्लैनेट हैं। और यहाँ के लिए वो जन्म कुंडली में लाभेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? सप्तम में। तो अगर लाभ का अधिपति सप्तम में बैठा तो वो देने को तैयार है, लेकिन निस्संदेह उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता भी है। और साथ ही साथ जरा गौर करना तो यहाँ पे लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, मतलब ये व्यापार या व्यक्ति का काम, जो कंस्ट्रक्शन आदि का काम बने या जो भी क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उसमें कभी कभी अड़चने आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ खड़े कर दें ना। बुध की दशा है, अब मेहनत करो, अपना पावर जो है वो अप्लाई करो और चीज़ों को तैयार करो, पेपर वर्क ज़्यादा करो, मेहनत शरीर से ज़्यादा करो, पैसों से मेहनत कम करो, लेना देना थोड़ा बंद कर दो अभी। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और गणेश जी की मंत्र की आराधना और लक्ष्मी जी के मंत्रों की पूजा, ऐसे पूजा व्यक्ति अगर करे तो लाभ निसंदेह मिल सकता है। ग्रह अगर दिखा रहा है तो वो कुछ रास्ते भी दिखा रहा है। वस्तुतः हमें आवश्यकता है उस चीज़ को समझने की कि हम उसको कितना अपने फायदे के लिए और अपने अनुकूल उसका लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।